नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी उत्तराखंड के ताल या फिर उत्तराखंड के जो झीलों की सीरीज़ है उसको शुरू कर चुका हूँ और उसकी हमारी लगभग 4 वीडियोस आ भी चुकी हैं। तो धीरे धीरे हम सारे उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनको कवर कर देंगे। तो बात करते हैं आज की सीरीज़ के बारे में। आज की जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी रचनाएं या फिर हिंदी साहित्य का पोर्शन इंक्लूड है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी की ये रचनाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। एक तो सबसे पहले हमारे जो हिंदी का जो हमारा सिलेबस है यूके ट्रिपल एस सी में, उसमें ऑलरेडी 20+ जो रचनाकार हैं वो मौजूद हैं और हर रचनाकार की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग इन वीडियोस से पढ़ते हो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ते हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, रचनाएं जो आती हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे देखा था कि वो ना विकीपीडिया का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दुनिया भर की रचनाएं बता देती हैं। तो देखो, सिंपल सा एक चीज़ रखना है। मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ कि आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है, सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। तो दोस्तों, हम ये सीरीज़ शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसके बगल पे जो बेल आइकन होता है इसे ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारे हैंडलर है, यहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज़ की पहली क्लास, जो कि है राजेश जोशी के बारे में। तो जो ये राजेश जोशी जी हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि इनकी यहाँ पे मैंने जो रचनाएं स्टोरी या ट्रिक के माध्यम से याद करवाई हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रचनाएं हैं। मतलब जो रचनाएं एनसीईआरटी में है वही मैंने सिर्फ स्टोरी के माध्यम से याद करा रखी है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई इनकी रचनाएँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग ने सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड रचनाएँ आएंगी, तो हमें फालतू का नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम राजेश जोशी के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इनका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। और कब हुआ है? ये हुआ है 1946 में। ओके, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भारत कब आज़ाद हुआ था सबको ही पता होगा, 1947 में। तो भारत के आज़ाद होने से ठीक 1 साल पहले राजेश जोशी का जन्म होता है। तो आप इसको ना इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इसके अलावा इनको एक पुरस्कार मिला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला है? इनको मिला है 2002 में। और इनकी किस रचना के लिए मिला है? तो उस रचना का नाम है 2 पंक्तियों के बीच। तो राजेश जोशी जी की जो 2 पंक्तियों के बीच जो रचना है, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये जो रचना है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस 2-4 मिनट के लिए बैकग्राउंड, जो मैं एक स्टोरी का बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, आपको बस वो बैकग्राउंड सुनना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से मेरी इन बातों को सुनोगे ना तो आपको पहली दफ़ा सुनने में ही याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन में ये मतलब एक हम पहले से अवधारणा बना लेते हैं कि अरे यार क्या सुनना है, ये फालतू की चीज़ें, ये है वो है, अगर नहीं सुनना है तो आपको मत सुनिए आप, ठीक है। फिर आप रटते रहिए इनको। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रटना ना पड़े और आपको बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद हो, तो आप उस बैकग्राउंड में सुनिए। और अगर आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अगर आपको रचनाएं याद नहीं होते ना, तो बेशक आप इस चैनल को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने करीबन 40-50 लोगों को इसी तरीके से ये रचनाएं याद कराई हैं और उन्होंने जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें उनकी सारी रचनाएँ सही गई थी। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो, एक गाँव था। तो एक गांव था कहाँ पे? कौसानी में। कौसानी एक जगह है, तो एक गांव है कौसानी में। तो कौसानी जो गांव है, कौसानी में जो गांव है, उसमें 2 भाई रहते थे। एक का नाम था राजेश जोशी और एक भाई का नाम था शेखर जोशी। तो जो शेखर जोशी है वो बड़े भाई थे और जो राजेश जोशी है वो छोटा भाई था, ठीक है। अब क्या होता है कि जस्ट इमेजिन करना है कि ये जो 2 भाई थे, ठीक है, तो जो राजेश जोशी और शेखर जोशी ये 2 भाई थे, तो इनके क्या थे? इनके पिताजी नहीं थे, तो इनकी एक माँ थी। अब इनकी माँ थी, तो अब माँ बूढ़ी थी, तो माँ घर का सारा काम वाम करती थी, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो इसलिए माँ ने सोचा कि बड़ा जो भाई है, कौन था बड़ा भाई?
वो था शेखर जोशी। तो बड़े भाई की शादी कर देंगे, जिससे कि जो वाइफ़ आएगी, बड़े भाई की जो बहू आएगी, वो मतलब जो घर के काम वाम है उसमें माँ का हाथ बटाएगी। तो ये सब सोच के इसकी माँ ने सोचा, मतलब इन दोनों की माँ ने सोचा कि शादी कर देते हैं किसकी, शेखर जोशी की। और शेखर जोशी ऑलरेडी दिल्ली में जॉब करते थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब बेटा कमा भी रहा है तो शादी कर लो। तो हुआ क्या, अब देखो अक्सर क्या होता है कि देखो सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लड़कियाँ क्या रहती हैं कि मायके में तो वो बहुत ज़्यादा काम करेंगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ससुराल आती है वो नौटंकी शुरू कर देती है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, ठीक है। तो जो शेखर जोशी थी, उनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत दिखने में बहुत सुंदर थी। तो इस वजह से क्या हो गया कि शेखर जोशी जो है वो बीवी के जब नई नई शादी होती है तो वो बीवी के उसमें आ जाता है, जैसे ही बीवी बोलती है वो वैसे ही करता है, अपनी माँ को सुना लेता है कि तुमने इसको ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो बड़ा भाई है शेखर जोशी, तो जो उनकी बीवी है वो रट लगा देती है कि मैं भी आपके साथ दिल्ली आऊँगी, ठीक है, मैं यहाँ घर में नहीं रहूँगी, ऐसा है वैसे ही है, तो ये सारी चीज़ें बोलती है। तो फाइनली शेखर जोशी माँ से लड़ाई झगड़ा करके तो उसको अपने साथ लेके जाता है, किसको, अपनी बीवी को। तो अब चले जाते हैं वो दिल्ली। तो अब वो दिल्ली जाते हैं, तो अब घर में कौन बचा, अब घर में बचा बूढ़ी माँ, और बूढ़ी माँ के साथ जो छोटा भाई है कौन, राजेश जोशी। तो राजेश जोशी को अपने भाई का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको ये लगता था कि बड़ा भाई है तो जिम्मेदारी निभाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो उन्होंने बस अपनी सोची और अपनी बीवी की सोची और उनको लेके वो दिल्ली चले गए। अब होता क्या है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि हम इस वाले पार्ट में छोटा भाई जो है उसकी रचनाएं करेंगे, और बड़े भाई की रचनाएं कब करेंगे हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो छोटा भाई कौन था, राजेश जोशी। अब जब बड़ा भाई दिल्ली चले गया तो घर में माँ को संभालना है, तो ये छोटा भाई क्या है, जो ये राजेश जोशी है छोटा भाई, ये क्या कर लेते हैं, ये लिखने का काम प्रारंभ कर देते हैं ताकि इनकी ना रोजी रोटी वगैरह मतलब कमा सके। लेकिन इनको साथ में ही क्या होता है, इनको अपने भाई की याद भी आती है, ठीक है, बचपन इनका साथ में बीता है, सब साथ में रहे हैं, इन्होंने सारा सब कुछ साथ में किया है, तो उनको उनकी बहुत याद आती थी। अब जब इनको इनकी याद आती है ना, तो इनकी मतलब अपने बड़े भाई को याद करते हुए वो वैसे वो रचनाएँ लिखते जाते हैं। तो होता क्या है, एक बार इनको याद आती है, किसको, एक बार जो छोटे भाई हैं राजेश जोशी, इनको याद आती है। वो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या याद आती है। एक दिन राजेश जोशी स्कूल जाते हुए अगल बगल के पेड़ पौधों को देखता है। तो एक बार क्या होता है, राजेश जोशी और शेखर जोशी दोनों भाई स्कूल जा रहे थे। तो एक बार राजेश जोशी स्कूल जाते हुए अगल बगल के पेड़ पौधों को देखता है और अपने भाई से पूछता है, किससे, कौन था उसका बड़ा भाई, शेखर जोशी, अपने भाई से पूछते हैं कि भैया क्या पेड़ भी हमारा तरह बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे रहते हैं, ये बचपन की बात हो रही है, तो बचपन में क्या होता है कि बच्चे बहुत मतलब अजीब से सवाल पूछ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैंस का रंग काला क्यों होता है, ठीक है, कौवे का रंग काला क्यों होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनके सर पाँव नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन छोटे भाई यानी कि राजेश जोशी के मन में भी आया है, और वो अपने भाई से बोलता है कि भैया कि क्या पेड़ भी हमारी तरह बोलते हैं। ठीक है, वो जब स्कूल जा रहे थे तो वो पेड़ को देखते हैं, तो बोलते हैं कि भैया क्या पेड़ भी हमारे तरह बोलते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे राजेश गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेखर होगा। ठीक है, ओके। तो ये सुन के शेखर हंसता है, बड़ा भाई हंसता है और बोलता है कि तू पागल है क्या, पेड़ पौधे क्यों बोलेंगे। तब राजेश जोशी ये सब उनकी बातें सुनते हैं और उनको बुरा लग जाता है और वो बुरा मान जाते हैं। तो वो अपने भाई से बोलता है, ठीक है, बड़े भाई से बोलता है, राजेश जोशी बोलता है कि भैया देख लेना कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक है, कि एक दिन ज़रूर बोलेंगे पेड़। कौन बोलता है ये बात बोलता है छोटा भाई, यानी कि राजेश जोशी बोलता है अपने भाई से कि भैया देख लेना एक दिन बोलेंगे पेड़। और कुछ आगे जाकर क्या होता है कि जो स्कूल का रास्ता है, जब ये स्कूल जा रहे थे ना, तो रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। ठीक है, और राजेश खेतों में जो लंबी लंबी नहरें थी, मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जो मतलब जो गांव घाटी में बसा हुआ है, ठीक है, या इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या होती है कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं या जहाँ पे लोगों के खेत खलियान होते हैं, तो वहाँ पे ना नहरें जाती हैं। तो जब नहरें जाते हैं तो नहरों के दोनों साइड से क्या होता है कि एक ना मुंडेर टाइप की होती है, बीच से पानी जाता है कूल से, और साइड से दो ऊंची ऊंची उठी हुई सीमेंट की मुंडेरें होती है। तो वो ना अगर आप दूर से उनको देखो ना, दो पंक्तियों की तरह लगती हैं। वो दो पंक्ति मतलब दो लाइन मान सकते हो आप, ठीक है, तो वो ना दो पंक्तियों के तरह लगती हैं वो। तो यही बोल रहा है कि राजेश खेतों में जो लंबी नहरें थी जो दूर से दो पंक्तियों की तरह लगती थी, ठीक है, तो राजेश उन दो पंक्तियों के बीच, किनके बीच, वो जो दो पंक्तियां हैं ना उनके बीच, मतलब जहाँ से पानी बहता था, जैसे वो कूल होती है ना, जो गूल होती है जो, तो गूल में बीच से पानी बहता है ना, तो उन दो पंक्तियों के बीच जहाँ से पानी बहता था, राजेश ना उनमें जाने लगता है। छोटा बच्चा था तो छोटा बच्चों को ना पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, हर किसी को पता होगा, तो वो उनमें जाने लगता है। तो उसमें जब जाता है वो,
तो उसके बाद क्या होता है, मतलब थोड़ा उसका बड़ा भाई उसको डांटता है, फिर उसको ऊपर बुला लेता है रास्ते। तो अब शाम को क्या होता है, जब राजेश स्कूल से आ जाता है, राजेश और शेखर, तो शाम को राजेश अपने घर के बगल वाले मंदिर में दिया जलाने जाता था। राजेश के घर के बगल में एक मंदिर था, ठीक है, वो उस मंदिर में दिया जलाने जाता था। तो उस मंदिर में एक मिट्टी की मूर्ति थी। आपने देखा होगा कि जो मंदिर वगैरह होते हैं उनमें मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, मूर्तियों की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, तो ये सब कॉमन चीज़ है। तो वहाँ पे उस मंदिर में क्या था, एक मिट्टी की मूर्ति थी। तो राजेश जब भी उस मिट्टी का चेहरा देखता था, अब देखो मूर्ति मिट्टी की है तो मूर्ति का जो चेहरा होगा वो भी ऑब्वियस सी बात है मिट्टी का होगा। तो राजेश जब भी उस मूर्ति का मिट्टी का चेहरा देखता था तो उसे अपने पापा की याद आ जाती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने बोला था ना कि इनकी एक माँ थी, इनके पिताजी नहीं थे, माँ इनकी बूढ़ी थी। तो राजेश जोशी जब भी उस मूर्ति का मिट्टी का चेहरा देखता था, उस मूर्ति का, तो इसको अपने पापा जी की याद आ जाती थी। क्यों? क्योंकि राजेश जोशी को लगता था कि इस मूर्ति का जो मिट्टी का चेहरा है ना, वो और उसके पापा का चेहरा सेम है, दोनों का चेहरा मिलता जुलता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उन दिनों क्या होता है कि गाँव में रामलीला हो रही थी। तो सबके ही घरों में गाँव में रामलीला होती है, ठीक है, पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है रामलीला वगैरह। तो उन दिनों गाँव में रामलीला हो रही थी। तो राजेश क्या करता है, खाना खाकर फटाफट रामलीला देखने गया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको याद होगा कि अगर आप पहाड़ों से हो, अगर आप गांव वगैरह में रहो, तो गांव में जब रामलीला होती है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट शाम को खाना खाते हैं, और पहाड़ों में खाना वाना भी जल्दी खा लेते हैं। तो फटाफट खाना वाना खा के ना जल्दी जल्दी चले जाते हैं। जल्दी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सबसे आगे बैठना होता है, तो सबसे आगे उनको सीट मिल जाए, इसलिए वो सबसे जल्दी जल्दी जाते हैं। तो अब जब राजेश जोशी जल्दी जल्दी जाके आगे बैठ जाता है, तो रामलीला आपने देखा होगा कि जब शुरू होती है तो उससे पहले तक पीछे जो स्टेज होता है, जहाँ पे उसके जो पात्र वगैरह होते हैं, जहाँ पे वो तैयारी करते हैं, जैसे रामलीला में मुख्य पात्र होते हैं राम लक्ष्मण सीता वगैरह हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ मतलब जो पर्दे के पीछे वाला भाग होता है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि एक पर्दा होता है, कभी भी आपने नाटक वगैरह कुछ देखा होगा या रामलीला वगैरह कुछ देखा होगा, तो एक हमें सिर्फ वो भाग दिखाई देता है आगे से जो पर्दे का आगे का भाग होता है, लेकिन एक भाग पर्दे के पीछे का भाग होता है। तो जो पर्दे के पीछे का भाग होता है ना, उसको बोलते हैं नेपथ्य। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आ सकता है। प्रश्न आ सकता है कि किसी भी नाटक में जो पर्दे के पीछे का भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नेपथ्य। तो नेपथ्य मतलब होता है जो पर्दे का पीछे का भाग है, ठीक है। तो नेपथ्य में क्या होता है, तो नेपथ्य में होता है कि जो राम लक्ष्मण सीता वगैरह या जो बाकी पात्र होते हैं, तो वो सस्ते वस्ते हैं, वो अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं वहाँ पर, और वो मेकअप वगैरह करते हैं, जिसको ये सब कर रहे थे। तो तभी क्या होता है, तभी राजेश जोशी ने रामलीला का जो स्टेज था उसके पीछे नेपथ्य में हंसी सुनी। तो नेपथ्य मैंने आपको समझा दिया कि नेपथ्य किसको बोलते हैं। तो वहाँ पे ना एक हंसी आई। हंसी किसकी आई थी, तो वो जो लड़की थी ना, जो सीता का रोल प्ले कर रही थी, या जो सीता की पात्र थी ना, तो उस लड़की की हंसी आई। तो वो हंसी जब राजेश ने सुनी तो वो हंसी उसके मन में बैठ गई। मतलब कभी कभी होता है ना कि किसी की आवाज़, किसी की हंसी इतनी ज़्यादा प्यारी होती है, इतनी सही होती है कि ना, मतलब वो एकदम से मन में सी बैठ जाती है, तो आदमी का ध्यान न चाहते हुए भी उस ओर चले जाता है। तो राजेश के साथ भी सेम हुआ। तो वो जो नेपथ्य में हंसी थी, ठीक है, तो राजेश से उसके बारे में सोचने लगा, या उसको मतलब उसकी तरफ उसका ध्यान चले गया। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले रामलीला तक की जितनी भी रचनाएँ क्या है, वो कविता या फिर काव्य है। अगर आप काव्य बोलो या कविताएं बोलो, बात एक ही है, ठीक है, अलग अलग चीज़ नहीं होती है, एक ही चीज़ होती है। तो अब क्या होगा कि रामलीला खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। तो ठीक राजेश भी सोता है। तो राजेश जब सोता है तो वो रात को ना एक सपना देखता है। तो राजेश रात को सपने में क्या देखता है, वो एक जंगल देखता है, ठीक है, जिसका नाम जादू जंगल होता है। तो ध्यान रखना, जंगल का नाम क्या था, जंगल का नाम था जादू जंगल। अब उसको जादू जंगल क्यों बोलते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। उसको जादू जंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस जंगल में सारे जो जानवर हैं ना, ठीक है। अच्छा, जानवर क्या होते हैं, कभी भी आपने इंसानों और जानवरों को देखा होगा, तो मतलब इंसान थोड़ा मतलबी होते हैं, सेल्फिश टाइप के होते हैं, लेकिन जानवर ऐसे नहीं होते। तो जानवरों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो जानवर इंसानों से बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, ठीक है। तो जानवर हम यहाँ पे मानेंगे क्या है, अच्छे जानवर होते हैं, मतलब ठीक है, अच्छे होते हैं वो। तो उस जंगल के जो सारे जानवर जो कि अच्छे होते हैं, ठीक है, इस अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि वो जानवर थे, वो क्या होते हैं, वो अच्छे आदमी में बदल जाते हैं, ठीक है। किस में बदल जाते हैं, अच्छे आदमी में, ठीक है। तो उस जंगल के जो जानवर थे, वो जादू जंगल इसलिए था कि उस जंगल के जो जानवर हैं वो सारे के सारे आदमियों में बदल जाते हैं। और कैसे आदमियों में, अच्छे आदमियों में। अच्छे आदमियों में क्यों, क्योंकि वो जानवर अच्छे होते हैं ना इंसानों से, तो अच्छे जानवर अच्छे आदमियों में बदल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि उनकी जो वो अच्छाई होती है,
ताकि मतलब वो जो अच्छाई है वो हमेशा उनको बना के रखे, उनमें घमंड ना आए या किसी तरीके से ईर्ष्या द्वेष वगैरह की भावनाएं ना आए। तो वो क्या करते हैं, उस अच्छाई को बरकरार रखने के लिए टंकारा का गाना गाते हैं। किस चीज़ का गाना गाते हैं? टंकारा का गाना। और वो गाना क्या होता है, उनको शक्ति देता है जिससे कि वो उस अच्छाई को बरकरार रख सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ कि सपने में देखी गई जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या हैं, वो नाटक हैं। तो राजेश जोशी ने कविताएं भी लिखी हुई, कविताएं या फिर काव्य वो भी लिखे हुए, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हुए, एक दो कुछ कहानियाँ भी लिखी हुई। तो जो सपने में जो जो देखा ना राजेश जोशी ने, वो सारे के सारे क्या हैं, वो नाटक हैं। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो अपने घर के बगल में बैठा हुआ होता है। देखो बच्चे कभी होते नहीं है कि स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो भी स्कूल नहीं जाता, उस दिन वो अपने घर के बगल में बैठा हुआ होता है। किसके नीचे? कपिल के पेड़ के नीचे। देखो इसको हम कपिल का पेड़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पेड़ लगाए थे ना, पहले जिसने भी ये पेड़ लगाया था उस आदमी का नाम था कपिल, तो इसलिए उसको कपिल 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 का पेड़ बोलने लग गया सब। तो वो जो राजेश जोशी अपने घर के बगल में बैठा था ना, कपिल के पेड़ के नीचे, तो अचानक उसने क्या किया कि वो बादलों को देख रहा था। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे बैठे रहते हो, अपने ध्यान में रहते हो, तो आप बादलों को देखते हो, तो बादलों में ना अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कभी वो हमें भगवान शिव जी दिखाई देते हैं, कभी वहाँ पे पक्षी की आकृति दिखाई देते हैं, कभी हिरन की, कभी कुछ। तो वैसे ही वो जब बादलों को देख रहा था राजेश जोशी, तो उसे क्या हुआ, उसे ऐसा कुछ दिखाई दिया कि उसे लगा कि बादलों ने ना पतलून पहनी हुई है। ठीक है, उसे पतलून पहने हुए बादल लग रहे थे वो। तो उसे पतलून मतलब क्या होता है, पतलून मतलब पैंट बोल सकते हो आप, पैजामा बोल सकते हो। ठीक है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि बादलों ने पतलून पहन रखी है। तो पतलून पहने बादल किसने देखे? पतलून पहने हुए बादल लग रहे थे वो उसको, किसको? राजेश जोशी को। तभी उसने नीचे रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो तो स्कूल जाने का टाइम होता है उनका, वो तो कुछ बच्चे तो स्कूल जा रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और बच्चे थे जिनके मतलब हाथ में तसला था, फावड़ा था या कुदाल वगैरह इस तरीके से थी, जो मतलब मजदूरी करने के जो काम आते हैं, मिट्टी विट्टी खोदने के, वो सारे काम। तो उसने देखा कि कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये देखकर उसका जो दिल है ना वो पसीज गया। ठीक है, और इसने उसके ऊपर ना कविता लिख दी। तो दिल कैसे पसीज गया, मतलब होता नहीं कि इस चीज़ में उसको ये लगा कि यार बच्चे हैं, हम मेरी एज के बच्चे हैं, मैं तो स्कूल जाता हूँ, ये देखो काम पे जा रहे हैं, मतलब इनकी कोई मजबूरी होगी, इस तरीके से। तो ये जो है, ये स्टोरी, ये है राजेश जोशी की मतलब स्टोरी है। और इसमें उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो एनसीईआरटी में है, वो आपको सारी मैंने बता दी है। तो अब मैं बताता हूँ रचनाएं क्या क्या है। ठीक है, तो फटाफट इसका रिवाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार, तो आप इसको ना दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, पॉज करके भी सुन सकते हो। तो क्या होता है कि मैंने कहा था कि राजेश जोशी जब अपने भाई के साथ बचपन में जब वो स्कूल जा रहा था, तो वो स्कूल जाते हुए अगल बगल के पेड़ पौधों को देखता है और अपने भाई से बोलता है कि भैया क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह बात करते हैं। ठीक है, तो उसका भाई जब बोलता है कि अरे तू पागल हो गया है क्या, पेड़ पौधे क्यों बात करेंगे, और हंसता है उसके ऊपर, तब वो क्या करता है राजेश जोशी, तब वो अपने भाई को बोलता है कि भैया देख लेना, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो जो एक दिन बोलेंगे पेड़ है, ये किसकी रचना है? ये हो जाएगी राजेश जोशी की रचना। और ये किस प्रकार की रचना है, ये क्या है, ये कविता है या काव्य है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि रात को सोने से पहले, मतलब रामलीला जब हुई थी ना, रामलीला तक की जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो सारी की सारी कविताएं या फिर काव्य हैं। फिर हमने बोला था कि आगे चलकर क्या होता है कि वो एक जो स्कूल का रास्ता होता है वो खेतों से होके जाता है। तो खेतों में जो नहर होती है, तो राजेश जोशी क्या करता है, उन दो नहर की जो मेंढ होती है साइड से, उनके बीच में जाता है। ठीक है, और वो जो नहर होती है वो दूर से दो पंक्तियों की तरह दिखाई देती है। तो राजेश जोशी जब उन दो पंक्तियों के बीच में जाता है, ठीक है, कहाँ, जहाँ से पानी बहता है, तो उसको उसका भाई उठा लेता है। तो हमें याद रखना है कि दो पंक्तियों के बीच कौन गया था? दो पंक्तियों के बीच गया था राजेश जोशी। ठीक है, तो राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच गया था, ध्यान रखो। तो दो पंक्तियों के बीच, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राजेश जोशी को इस रचना के लिए, किस रचना के लिए, दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 2002 में। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ध्यान रखना कि दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है या किसकी कहानी नहीं, कविता, हाँ, किसकी कविता है, ये हो जाएगी राजेश जोशी की। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि जब वो घर आता है तो घर में वो अपने घर के बगल में जो उनका छोटा सा मंदिर होता है, वहाँ पे वो दिया जलाने जाता है, शाम को पूजा करने जाता है, दिया जलाने खाली। तो राजेश, वहाँ पे एक मिट्टी की मूर्ति होती है। तो मिट्टी की मूर्ति होगी तो मूर्ति का जो चेहरा होगा वो भी किसका होगा? वो भी मिट्टी का होगा। तो जो चेहरा जो मूर्ति का है वो जब मिट्टी का है, तो राजेश जोशी को उस चेहरे को देख के किसकी याद आती थी? अपने पिताजी की आती थी। किस चेहरे को देख करके? वो जो मिट्टी का चेहरा है ना, मिट्टी का चेहरा, उस मिट्टी के चेहरे को देख करके राजेश जोशी को अपने पिताजी की याद आती थी। तो प्रश्न आएगा कि मिट्टी का चेहरा किसकी कविता है या किसका काव्य है? तो ये हो जाएगा राजेश जोशी की। ठीक है, और इस तरीके से भी आ सकता है कि मिट्टी का चेहरा रचना किसकी है, या तो वो रचना बोल के प्रश्न पूछेगा, या फिर वो बोलेगा कि मिट्टी का चेहरा क्या है,
कविता है, कहानी है, उपन्यास है या संस्मरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजेश जोशी की जितनी भी रचनाएं हैं रामलीला तक, मतलब सोने से पहले तक, वो सारी की सारी कविताएं हैं। फिर मैंने बोला था कि उसके बाद राजेश जोशी क्या करता है, फटाफट घर जाता है खाना वाना खा के, ठीक है। राजेश जो बच्चा होता है उस टाइम पे, फटाफट खाना वाना खा के राजेश, फिर उसके बाद वो ना रामलीला देखने चले जाता है। और रामलीला में मैंने कहा था कि नेपथ्य समझाया था मैंने कि पर्दे के पीछे का जो भाग होता है उसको नेपथ्य बोलते हैं। तो जब नेपथ्य में एक हंसी आती है वहाँ से, ठीक है, वो बातें कर रहे होंगे अंदर जो पात्र वात्र होते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा पहले आ जाएंगे, उनको ड्रेस व्रेस भी पहननी होती है, सजना होता है, बाकी मेकअप वेकअप करना होता है। तो वहाँ से ना एक हंसी आती है, ठीक है। तो वो हंसी जो नेपथ्य की जो हंसी होती है ना, नेपथ्य में जो हंसी आती है, मतलब नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे की जो हंसी होती है ना, वो राजेश जोशी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि नेपथ्य की हंसी किसकी रचना है, तो नेपथ्य की हंसी हो जाएगी राजेश जोशी की रचना, ठीक है। ये क्या है, ये काव्य है, क्योंकि सोने से पहले तक की जितनी रचनाएं हैं वो सारी की सारी काव्य हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि जब रात होती है तो रात में क्या होता है कि राजेश जोशी सपना देखता है, ठीक है, वहाँ से मतलब रामलीला से आने के बाद। तो सपने में क्या दिखता है, सपने में वो एक जंगल दिखता है जिसका नाम क्या होता है, जादू जंगल होता है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि जादू जंगल किसकी रचना है, तो जादू जंगल जो रचना है वो हो जाएगी राजेश जोशी की। अच्छा ध्यान रखना कि जो जादू जंगल है ना वो क्या है, वो काव्य नहीं है, वो नाटक है। तो नींद में राजेश जोशी ने जो भी चीज़ हुई ना, मतलब राजेश जोशी की जो रचनाएं नींद से रिलेटेड है ना, जब वो सपने में थे, तो वो सारे के सारे क्या है, वो नाटक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि वहाँ पे ना एक जादू जंगल मतलब एक जंगल था, उसको जादू जंगल बोलते थे। जादू जंगल क्यों बोलते थे, क्योंकि उस जंगल के जितने भी जानवर है ना, और जानवर कैसे होते हैं, जानवर अच्छे होते हैं, तो वो जो अच्छे जानवर है ना वो अच्छे आदमियों में बदल जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे आदमी किसकी रचना हो जाएगी, अच्छे आदमी रचना हो जाएगी राजेश जोशी की, ठीक है। और ये क्या है, ये भी नाटक है। और वो अपनी अच्छाई को बनाने रखने के लिए क्या करते थे, डेली शाम को एक गाना गाते थे, और उस गाना का नाम था कौन, टंकारा का गाना, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि टंकारा का गाना किसकी रचना है, तो यह हो जाएगी राजेश जोशी की। और टंकारा का गाना किस प्रकार की रचना है, ये क्या हो जाएगा, ये नाटक हो जाएगा। क्योंकि सपने में जो भी देखा गया था ना, क्या देखा था, जादू जंगल देखा था, फिर उसमें जो जानवर थे वो अच्छे आदमियों में बदल जाते थे, अच्छे आदमी हो गया, फिर वो उसकी अच्छाई को बनाए रखने के लिए टंकारा का गाना गाते थे। तो ये तीन चीज़ें क्या है, ये तीन चीज़ें हैं क्या, ये हो जाएंगी नाटक राजेश जोशी की। अब उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन जब सुबह होती है तो वो सुबह उठता है तो वो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जा रहा आज, ठीक है। तो स्कूल नहीं जा रहा, तो वो अपने घर के बगल में ना सुबह एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम क्या होता है, कपिल का पेड़। कपिल का पेड़ क्यों होता है, क्योंकि वो कपिल नाम के किसी लड़के ने लगाया होगा या किसी आदमी ने लगाया होगा, तो वो कपिल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना जो ये कपिल का पेड़ है ना, ये क्या है, ये कहानी है, ठीक है। ध्यान रखना राजेश जोशी की जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो बस एक ही है, कपिल का पेड़। तो कपिल का पेड़ कहानी है, बाकी इनकी ज़्यादातर कविताएं या काव्य हैं और 3 इनके नाटक है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ पे बैठा था कपिल के पेड़ के नीचे, तो वो बादलों को देखता है, और बादल कैसे लग रहे थे उसको, बादल उसको पतलून पहने हुए लग रहे थे, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि पतलून पहने हुए बादल किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी राजेश जोशी की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तभी उसको रास्ते में नीचे, मतलब नीचे उनके घर के नीचे ना रास्ता होता है, आम रास्ता जो होता है, तभी उसको उस आम रास्ते में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि काम पर जा रहे थे। उसको कैसे पता चला कि काम पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में, मतलब उनके पीठ पे बैग वैग कुछ नहीं था, ठीक है। उनके हाथ में दरांती, कुदाल वगैरह ये सारी चीज़ें थी जो मतलब मजदूरी के काम आती है, जो हथियार औजार वगैरह। तो वो जो बच्चे काम पर जा रहे थे ना, उसको उन पर इतनी दया आई, उसने सोचा कि मैं इनके बारे में लिखूंगा, एक कविता लिखूंगा। और उसने क्या कविता लिखी, उसने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस शीर्षक से उसने कविता लिखी, ठीक है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये किसकी रचना है, ये राजेश जोशी की रचना है। और ये किस प्रकार की रचना है, तो ये क्या है, ये कविता है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे था राजेश जोशी की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इनके बड़े भाई जो हैं शेखर जोशी, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। थी इस सीरीज़ की पहली वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।